পরে করাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, सिलेबस तो यो नहीं टांची हम, बट द सिलेबस हैव टू बी कंप्लीटेड इन जनरल सभी का, तभी जाके वो करवा सकते हैं ना, क्योंकि वो फुल सिलेबस टेस्ट है। हाँ डेफिनेटली होगा, अरे यार डेफिनेटली होगा, वो होना ही है, वो हमेशा करवाते हैं हम लोग बेटा। লোকের কথা শুনে বললে হবে না आपको, সব থেকে বড় কথা হলো हाउ मेनी एग्जाम्स हैड ही गिवन, कितना रेगुलर वो बच्चा एग्जाम दिया था यही तो पता नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं, हम लोग करवाते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे। बाकी इंटरनल टेस्ट মানে আমাদের টেস্ট एवरी ऑल्टरनेट डे फुल, लास्ट में अप्रैल में एवरी ऑल्टरनेट डे फुल टेस्ट। মার্চে তোমাদের সিলেবাসটা কবে কমপ্লিট হচ্ছে তার উপর হয়, जनरली है, लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ से एवरी ऑल्टरनेट डे नहीं होता, लेकिन अप्रैल से एवरी ऑल्टरनेट डे होता है। समझ में आया यार? समझ में आया भाग्य लोग की क्वेश्चन आ जा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। अब शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। तो पिछले दिन का डिस्कशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दैट वन, दैट इज वो प्लांट का जो पार्ट था उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स है ना, तो उसमें भी आप देखिएगा तो ये डिस्कशन हम लोगों ने करा था। सो दिस इज दिस वाज प्री कैम्ब्रियन, तो वो वाला डिस्कशन करा था हम लोगों ने। दिस पैलियोजोइक, दिस इज मेसोजोइक, पैलियोजोइक और पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक, है ना, यही था। और इसमें आपने देखा था दिस वाज प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, दिस वाज प्री कैम्ब्रियन, है ना, दिस वाज पैलियोजोइक, this was Mesozoic, and this was Cenozoic. Now when I talk of Precambrian, उसमें दो था, वो भी आपको पता है, आर्केओजोइक, आर्केओजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। तो आर्केओजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, फिर ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, यही डिस्कशन था। और उसमें हम लोगों ने वो भी पढ़ा था रिसेंट, मतलब वो इपॉक भी पढ़ा था, आपको याद होगा, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, याद है? इपॉक करा था, पैलियोसिन से लेके प्लिस्टोसिन, है ना। तो पैलियोसिन, इयोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन पढ़ा था, तो वो भी है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग कैम्ब्रियन के बारे में बात करेंगे तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, ये तीन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और इसमें आप देखिए कैम्ब्रियन में हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, है ना।
कैम्ब्रियन में हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, राइट, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स, राइट, और इसके ऊपर ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज साइलोफाइटोन। तो ये चार जो है, ये चार इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और एग्जाम का क्वेश्चन इससे आता ही है। एक तो है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ये हो गया ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, ये है राइनिया टाइप of plants, this is xylophyton, है तो ये था। और इसमें आपको ये भी पता था that क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स और एंटेरियर ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स के बीच से इससे ये आया था, इससे ये आया था, इससे ये आया था, यही तो था। और इसमें इसके बीच से क्या आया, ब्रायोफाइट्स, है ना। और ब्रायोफाइट्स का जो मैच्योरिटी देखा आपने, जहां से इसका डोमिनेंस चालू होगा, दैट वाज कार्बोनिफेरस। तो ब्रायोफाइट कार्बोनिफेरस तक आएगा, कार्बोनिफेरस में आके इसका ये सेगमेंटेशन होता है और सीधा यहां से लेके यहां तक, है ना। तो ब्रायोफाइट्स, है ना, तो ब्रायोफाइट्स, है तो ये वाला ब्रायोफाइट्स अभी भी इक्वल डोमिनेंस पे है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंस चालू हुआ, द डायमीटर ऑफ द येलो कलर गिव्स यू द डोमिनेंस, सो दिस इज डोमिनेंट इन द कार्बोनिफेरस और अभी भी उसी डोमिनेंस पे है। सो ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो दिस ब्रायोफाइट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स आया, ब्रायोफाइट्स वर डोमिनेंट इन कार्बोनिफेरस और अभी भी इक्वल डोमिनेंस पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर 2, बिटवीन ट्रेकियोफाइट एंड राइनिया क्या आ रहा है, ज़ोस्टेरोफाइलम। अब ये ज़ोस्टेरोफाइलम को अगर आप देखिएगा तो ज़ोस्टेरोफाइलम का जो डोमिनेंस चालू हुआ दैट इज इन द कार्बोनिफेरस, और उसका एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्शन नहीं, उसका बाइफर्केशन भी कार्बोनिफेरस में आया। तो ज़ोस्टेरोफाइलम जो चल गया, और ये ज़ोस्टेरोफाइलम धीरे 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 ये ज्यादा होना चालू हुआ इन केस ऑफ कार्बोनिफेरस। तो ये इधर से शुरू होके इधर कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस में जाके ये थोड़ा चल रहा था, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है। और फिर कार्बोनिफेरस में ही इट डिवाइड्स इनटू टू, दैट इज आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स, है ना। इट डिवाइड्स इनटू टू, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स। आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स शुरू कब हुआ, देखो कार्बोनिफेरस में, एक्सटिंक्ट कब हुआ, पर्मियन में। तो इसका एक्सटिंक्शन, सो आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स ये जो है एक्सटिंक्शन कब हुआ, इन द पर्मियन, एक्सटिंक्टेड इन पर्मियन, एक्सटिंक्ट इन पर्मियन। तो आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एक्सटिंक्टेड इन पर्मियन, ठीक। और हर्बेशियस लाइकोपोड्स जो आया, तो हर्बेशियस लाइकोपोड्स का क्या था, देखिए हर्बेशियस लाइकोपोड्स का जो डोमिनेंस था वो शुरू हो गया था पर्मियन से उसका डोमिनेंस शुरू हो गया था, अभी भी उसी डोमिनेंस पे है। तो पर्मियन से इसका डोमिनेंस चल गया और अभी भी उसी डोमिनेंस पे वो है। तो आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स और हर्बेशियस लाइकोपोड दोनों डन हो गया, है ना। सो आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एक्सटिंक्ट इन पर्मियन, हर्बेशियस लाइकोपोड डोमिनेंट इन पर्मियन। अच्छा, आर्बोरेसेंट का डोमिनेंस भी पर्मियन, एक्सटिंक्शन भी पर्मियन, इसका एक्सटिंक्शन भी पर्मियन है और डोमिनेंस इन आल्सो पर्मियन। देखो डोमिनेंस इन पर्मियन, तो पर्मियन में इसका डोमिनेंस डोमिनेंस भी पर्मियन में है माय डियर स्टूडेंट्स, और एक्सटिंक्शन भी पर्मियन में है, दोनों चीज है। लेकिन हर्बेशियस लाइकोपोड में देखिए फोटोग्राफ में, इट इज डोमिनेंट इन पर्मियन और इक्वल डोमिनेंस में अभी भी है। तो इट इज डोमिनेंट इन पर्मियन, तो पर्मियन में क्या है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट इन पर्मियन, तो पर्मियन में डोमिनेंट है और अभी भी इक्वल डोमिनेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है आर्बोरेसेंट लाइकोपोड या हर्बेशियस लाइकोपोड।
So this is herbaceous lycopods. हो गया। अब तीसरा देखिए, साइलोफाइटोन। जो साइलोफाइटोन आप देख रहे हो, तो साइलोफाइटोन में क्या है? अच्छा, इसमें ज़ोस्टेरोफाइलम लिखा नहीं था। ज़ोस्टेरोफाइलम तो इधर है, ज़ोस्टेरोफाइलम। और ये जो ज़ोस्टेरोफाइलम है, इस ज़ोस्टेरोफाइलम का डोमिनेंस कहां होगा? इन द कार्बोनिफेरस। तो इसका पॉइंट है, ज़ोस्टेरोफाइलम के बारे में इधर लिखते हैं, डोमिनेंट इन कार्बोनिफेरस, dominant in Carboniferous and divides into herbaceous lycopods and arborescent lycopods divides in the Carboniferous। कार्बोनिफेरस में ही तो डिवाइड किया, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड्स इन द कार्बोनिफेरस, समझ में आ गया। अब जरा देखिए साइलोफाइटोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साइलोफाइटोन देखिए, साइलोफाइटोन से 6 ओरिजिन है। सबसे पहला ओरिजिन आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले स्फेनोप्सिड्स। स्फेनोप्सिड देखिए, कार्बोनिफेरस में उसका डोमिनेंस है। तो साइलोफाइटोन से सबसे पहले क्या आया? स्फेनोप्सिडा। तो पहले आया स्फेनोप्सिडा। इसमें उतना कुछ नहीं, इस तरह से करेंगे। स्फेनोप्सिडा अभी भी इसका प्रेजेंस है, इसका प्रेजेंस अभी भी है। और स्फेनोप्सिड्स जो है, इसका डोमिनेंस कहां होगा? डोमिनेंस इन कार्बोनिफेरस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्फेनोप्सिड के बाद जो सेकंड ओरिजिन आएगा, दैट इज फर्न्स। और फर्न्स का डोमिनेंस देखिए, पर्मियन से शुरू हुआ और अभी भी इक्वल डोमिनेंस पे चल रहा है। तो सेकंड जो ये आएगा वो है फर्न्स। तो ये जो फर्न है, ये फर्न्स जो है, इसका डोमिनेंस क्या होगा? डोमिनेंस इन पर्मियन और अभी भी इक्वल प्रेजेंस है, प्रेजेंट इन इक्वल डोमिनेंस। प्रेजेंट इन इक्वल डोमिनेंस। लेकिन इसका डोमिनेंस कम हो गया था स्फेनोप्सिडा में, है ना? डोमिनेंस डिक्रीज्ड, डोमिनेंस एब्सेंट इन प्रेजेंट टाइम में इसका डोमिनेंस नहीं है। स्फेनोप्सिड्स का देखो थिन हो गया, मोटा से पतला हो गया, है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आ रहा है? जिंको। तो जिंको होगा, देखो जुरासिक होगा। तो जिंको का डोमिनेंस शुरू हुआ जुरासिक, पहले देखो ट्राइएसिक में, ट्राइएसिक जुरासिक, देखो ट्राइएसिक से उसका डोमिनेंस शुरू हुआ, अभी भी इक्वल डोमिनेंस में चल रहा है। मतलब जुरासिक में भी वो डोमिनेंस है, ट्राइएसिक में भी डोमिनेंस है, क्रिटेशियस में भी डोमिनेंस है, टर्शियरी में भी डोमिनेंस है, मतलब उसी डोमिनेंस चल रहा है। तो ये जो फर्न आया, ये फर्न नहीं, इसका नाम है जिंको। अच्छा, जिंको के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? इट्स अ लिविंग फॉसिल, है ना? जिंको के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग प्लांट फॉसिल। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा? ठीक है, देखो जिंको का डोमिनेंस कब होगा? इसका डोमिनेंस फ्रॉम ट्राइएसिक, एंड प्रेजेंटली इक्वल डोमिनेंस है। तो नेक्स्ट देखिए, जिंको के बाद आपको क्या मिलेगा? यू गेट कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का डोमिनेंस देखिए, ये ट्राइएसिक, देखो कॉनिफर्स का डोमिनेंस ट्राइएसिक होगा, ट्राइएसिक में डोमिनेंस होगा। और जुरासिक में, ट्राइएसिक में डोमिनेंस है इसका भी। तो ये हो गया आपका कॉनिफर्स ना। कॉनिफर्स, इसका डोमिनेंस है ट्राइएसिक। और फिर देखिए उसका शेप धीरे धीरे कम होना चालू हुआ, देखा आपने? तो मैक्सिमम डोमिनेंस इन द ट्राइएसिक, है तो कॉनिफर्स। तो डोमिनेंस इन ट्राइएसिक। देखो जब रेप्टाइल डोमिनेट कर रहा है तब ये सब डोमिनेटेड था, देखा? जब रेप्टाइल डोमिनेट कर रहा था, ट्राइएसिक, मैंने बताया था आपको, परमियन टू ट्राइएसिक। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन इयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ सरफेस। देखा है ना? इसका मतलब क्या हो गया? परमियन टू ट्राइएसिक डोमिनेंस, ट्राइएसिक टू जुरासिक डोमिनेंस, जुरासिक टू क्रिटेशियस डोमिनेंस, क्रिटेशियस टू टर्शियरी डोमिनेंस। तो ऑल दिस 4, मतलब 50 into 4, 200 मिलियन इयर्स, उसमें डोमिनेंस ऑफ द रेप्टाइल्स, ये बताया था मैंने।
और उसी टाइम पे आपका देखो ये जो क्या कहते हैं इसको, जिम्नोस्पर्म्स, दो जिम्नोस्पर्म्स आर गेटिंग डोमिनेंट। देखो अब चलिए देखो उसके बाद क्या है, कॉनिफर्स के बाद नीटेल्स। नीटेल्स का जो डोमिनेंस है दैट इज देखो क्रिटेशियस। तो नीटेल्स का जो डोमिनेंस है वो है देखो क्रिटेशियस। नीटेल्स, नीटेल्स इसका जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस इन क्रिटेशियस, क्रिटेशियस हो गया। और अभी भी इसका प्रेजेंस है, कॉनिफर्स का भी प्रेजेंस अभी भी है, लेकिन इक्वल डोमिनेंस नहीं है ना, ये भी प्रेजेंट है। और फाइनली आ गया एक और, दैट इज साइकैड्स, जो इंपॉर्टेंट है। साइकैड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आएगा प्रोजिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले आएगा प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद आएगा सीडेड फर्न्स व सीड फर्न्स, है तो सीड फर्न्स। तो प्रोजिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस कब है देखिए, कार्बोनिफेरस में देखो प्रोजिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस आया। तो डोमिनेंट इन कार्बोनिफेरस, डोमिनेंस इन कार्बोनिफेरस, समझ में आ गया, कार्बोनिफेरस में डोमिनेंस। और फिर सीड फर्न्स लिखा हुआ है, तो सीड फर्न्स का डोमिनेंस आपको कब दिखा, लगभग परमियंस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में ही सीड फर्न्स का डोमिनेंस। तो सीड फर्न्स उसी से आया। तो डोमिनेंस इन कार्बोनिफेरस, डोमिनेंस इन कार्बोनिफेरस। और ये सीड फर्न से कार्बोनिफेरस, और ये सीड फर्न से एक तरफ चला गया साइकैड्स। तो साइकैड्स कब से शुरू हो गया, कार्बोनिफेरस से ही शुरू हुआ। देख सीड फर्न्स नहीं, आई एम सॉरी, मतलब परमियन से शुरू हो गया। तो परमियन से वो सीड फर्न्स बना, सीड फर्न्स बनाया क्या, साइकैड्स। तो साइकैड्स जो बना, साइकैड्स जो बना, दिस ओरिजिनेटेड इन परमियन। तो ओरिजिन इन परमियन, ओरिजिन इन परमियन, ये तो क्लियर हो गया। एंड दिस साइकैड गेट्स डोमिनेटेड इन द जुरासिक। देख तो इसका डोमिनेंस है जुरासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस इन जुरासिक। इसीलिए कहा जाता है जुरासिक में जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस है। हालांकि सिर्फ जुरासिक नहीं, जब भी रेप्टाइल डोमिनेट कर रहा था तब भी जिम्नोस्पर्म था। डोमिनेंस इन जुरासिक, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? सो डोमिनेंस इन जुरासिक, ठीक है। अब जरा देखिए, अभी भी इस साइकैड का प्रेजेंस है, लेकिन डोमिनेंस तो सेम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो साइकैड्स का प्रेजेंस अभी भी है, ये सब अभी भी है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, सीड फंड से और एक चीज बना, दैट इज एंजियोस्पर्म, उसका डाइकॉट बना। तो वो भी अब देखिए परमियन से शुरू हुआ। तो एंजियोस्पर्म का जो फॉर्मेशन वो भी शुरू हुआ परमियन से, लेकिन अब ये एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का कौन सा पार्ट, डाइकॉट, तो दैट्स ओरिजिनेटेड इन परमियन। उसका डोमिनेंस कब हुआ बोलो, परमियन। डोमिनेंस इन क्रिटेशियस, तो डोमिनेंस इन क्रिटेशियस, डोमिनेंस इन क्रिटेशियस, डोमिनेंस इन क्रिटेशियस। और उसी एंजियोस्पर्म से आएगा, एंजियोस्पर्म डाइकॉट से आएगा मोनोकॉट। और मोनोकॉट जो आया उसका ओरिजिन कब है बोलो, इट ओरिजिनेटेड इन द टर्शियरी, इट ओरिजिनेटेड इन द टर्शियरी। मोनोकॉट्स का ओरिजिन इन टर्शियरी, इन टर्शियरी। और इसका डोमिनेंस है रिसेंट, माने डोमिनेंस अभी क्वाटरनरी में डोमिनेंस। तो डोमिनेंस इन क्वाटरनरी, डोमिनेंस इन क्वाटरनरी, है ना, डोमिनेंस इन क्वाटरनरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। और अभी भी मोनोकॉट है। मैंने एक क्वेश्चन बोला था दैट इन द इसमें फॉसिल ऑफ डायनासोर विल यू फाइंड द फॉसिल ऑफ बैम्बू, नहीं पाओगे, बिकॉज मोनोकॉट इज बैम्बू इज अ मोनोकॉट, और मोनोकॉट बाद में आएगा, समझे ना। तो इन द फॉसिल ऑफ अ डायनासोर you will never get the fossil of a monocot, it's not possible, क्योंकि मोनोकॉट कई साल बाद में आया, है। तो this is the plant। उसमें एग्जाम का क्वेश्चन जनरली क्या रहता है माय डियर, एग्जाम का क्वेश्चन में एक चीज देखिए, ये जो 6 है ना, ये जो 6 है, 6 ओरिजिन फ्रॉम द साइलोफाइटन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन है साइलोफाइटन का। जो साइलोफाइटन से कितने ओरिजिन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रिमिटिव कौन है प्लैंटी में, दैट इज क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं प्लैंटी में मतलब जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, दैट वाज द प्रिमिटिव वन, और वो कैम्ब्रियन उसी रेंज में आया। और इसका जो ईयर के बारे में हम लोग पिछले दिन पढ़ा था, 500, 450, 400 अप्रोक्सीमेट ईयर है ना,
350 300 250 200 150 100 500। इसी हिसाब से बना है ये, इसी हिसाब से बना है ये। और एक चीज मैंने बता दिया था आपको, वो भी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग हॉर्स का वो जो इपॉक के बारे में बात करेंगे तो ये पैलियोसिन, पैलियोसिन, फिर इयोसिन, फिर ओलिगोसिन, फिर मियोसिन, फिर प्लियोसिन, फिर प्लीस्टोसिन। ठीक है ना? तो ये वाला था। और इसी में आपको मैंने पढ़ाया था ना, योहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, प्लियोहिपस, एक्कस। तो ये वाला डन, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो देख लीजिए ओरिजिन ऑफ द प्लांट्स, प्लांट ओरिजिन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी के मन में कोई भी दुविधा? इज इट क्लियर टू यू बेटा? इसका फोटो भी खींच के डाल देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। ये डिस्कशन डन है। और पिछले दिन कई सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करा था, कई सारी चीजें डिस्कस करा था। सीड फंड्स कितने दिन पहले आया था? सीड फंड्स नहीं, सॉरी, वो एनसीईआरटी में लिखा है ना, वो क्या नाम है, अरे वो 138 में 320 जॉलेस फिशेस के ऊपर 500 मिलियन, उसके बाद एक लिखा था ना सीवीड्स एंड सम प्लांट्स, कब? 350 मिलियन ईयर्स। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 350 मिलियन ईयर्स माने डेवोनियन। तो 320 मतलब वही 320 मतलब, हाँ, माने सिलूरियन में चल रहा है ना 320। सो सिलूरियन, तो इसके बीच में 320 माने की 350, अच्छा इसी में तो डेवोनियन में ही तो आ रहा है, सॉरी डेवोनियन में ही तो आ रहा है। तो 320 मिलियन ईयर्स, 320 मिलियन ईयर्स अगो की यानो लेखा छिलो बोलो, seaweeds and few plants, seaweeds and few plants। ये तो 320 मिलियन ईयर्स, और 320 मिलियन ईयर्स मतलब क्या हो गया? डेवोनियन चल रहा है, तब चल रहा है कौन? डेवोनियन चल रहा है। तो उसमें सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, ये वाला एनसीईआरटी में था। अरेक्टे छिलो 140 में पहला सेंटेंस, टेरिडोफाइट्स, जायंट फंड्स कॉल्ड टेरिडोफाइट्स, है ना? they were present but they form coal, they fell down and formed coal deposits. So giant ferns, pteridophytes fell to form coal deposits। ठीक, ये भी पॉइंट हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सोचिए एक बार। हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ पेज नंबर 126 पढ़ लिया। ओरिजिन ऑफ लाइफ का 2 पार्ट, टोटल ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट, और उसी के आधार पे हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट कर लिया। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जब हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, उसी में हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट किया। किसी ने मॉड्यूल लाया इसका? इस चैप्टर का मॉड्यूल किसी के पास है? एक बार निकालिए, एक चीज दिखा देते हैं आपको। जायंट फ्लोरा, हाँ वो तो उसी टाइम पे होगा ना, वो सब जब रेप्टाइल डोमिनेट कर रहा था उसी टाइम पे होगा। हाँ डेफिनेटली उसमें देखिए एक लिखा हुआ है, निकालिए। चलो, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को भी दिखा देते हैं। केवल ये जो चार्ट दिया हुआ है हॉर्स का फोटो देके, देखो ये चार्ट दिया हुआ है हॉर्स का फोटो देके, केवल ये चार्ट एक बार देख लेना बेटा, जिसमें लिखा है देखो योहिपस। जब योहिपस के बारे में बात किया गया तो फॉक्स लाइक, उसके बाद शिप लाइक, उसके बाद डोंकी, पोनी एंड मॉडर्न हॉर्स। तो उसमें जो योहिपस, अब देखिए एक और चीज बता देते हैं, हॉर्स एवोल्यूशन जो था, हॉर्स इवोल्यूशन, ये भी तो एक बार देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हॉर्स एवोल्यूशन जो था, अब देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं इयोहिपस, है ना, इयोहिपस का और एक नाम था हाइड्रैकोथेरियम, उस दिन बताया था मैंने। इयोहिपस का और एक नाम था हाइड्रैकोथेरियम, है ना। इयोहिपस हो गया, मेसोहिपस हो गया। नीचे से करें क्या ऊपर तक? नीचे से ऊपर तक करते हैं ना, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो नीचे से ऊपर तक करते हैं। Eohippus, that was also called Hyracotherium। फिर उसके बाद
मेसोहिपस, फिर मेरिचिपस, फिर प्लियोहिपस, फिर एक्वस, EQUUS, है ना, यही तो था। अब अब इसका टाइम स्केल तो आपको पता ही है, इयोसिन से लेके अप टू प्लीस्टोसिन, ये तो पता ही है। तो इयोसिन हो गया और ये हो गया प्लीस्टोसिन, है ना। तो इयोसिन से लेके प्लीस्टोसिन हो गया। और अब देखिए इयोहिपस फॉक्स लाइक, फिर शिप लाइक, फिर डंकी लाइक, फिर पोनी लाइक, तो पोनी लाइक, एंड फाइनली मॉडर्न हॉर्स। सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं। तो हॉर्स एवोल्यूशन जो है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इतना ही करना है हॉर्स एवोल्यूशन में। समझ में आ गया। तो इसमें आप देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कंप्लीट करा, डायनासोर का एवोल्यूशन ऑलरेडी पढ़ लिया था हम लोगों ने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं डायनासोर का एवोल्यूशन। तो मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं, ऐसे ऐसे कर देता हूं, आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। बताइए बताइए, अब खुलचिस क्यों ना बोई। तो ब्रैकियोसोरस कोनटा, ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस, टाइरेनोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, ताई तो आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडिलिया, टेरानोडॉन, ऑल द क्रोकोडिलिया अभी भी प्रेजेंट है। यही तो था, यही तो है। ABCDEFGH करेगा तो ऐसा ही होगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रे हेब्रू एंड लैटिन लग जाए। हाँ भागोलोक की डिफिकल्ट वर्ड्स, ও তাই তে ডাক্তারি পড়ে কি হবে, ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস লাগে ডাক্তারি পড়বে কি করে তাহলে, ফার্স্ট ইয়ারেই তো ধরাশাই। हाँ ভালোই তো চলছে। अब देख लीजिए कोई दिक्कत किसी को। तो ये जो है ये बोर्डवर्क बड़ा शानदार बोर्डवर्क बना, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पे जाएंगे, विच इज एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फोटो मैं भी लूंगा एक फोटो। ये भी मैं भेज देता हूँ। अच्छा ये तो आप लोगों ने लिया ही है। हाँ बोलो, वो छोड़ो যাবো তোকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তো চিন্তা করছিস কেন, তুই আমাকে পাঠা, ভাই দেখে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, টেনশন नहीं लेना है। डन हो गया। তুই পাঠিয়েছিস, তুই পাঠিয়েছিস আমাকে লিখে, উজ্জয়িনী কি পাঠিয়েছিস, তোকে পড়াবো। ঠিক আছে পাঠিয়ে দিয়েছি, चलो ठीक है, इरेज करें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे ऑन एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन।
तो सबसे खतरनाक वाला पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया। मेरा रूल है कि टफ चीज को पहले निपटा दो, जो टफ लगता है लोगों को, हालांकि वो टफ नहीं है, टफ है। पहली बार, तुम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पहली बार ही समझ में आता है, किसी से भी पूछो, इन लोगों को भी पहली बार ही समझ में आया। हाँ, कोई भी चीज देखो, सिग्नेचर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का जो सिग्नेचर होता है वो हमेशा वो प्रोजेक्ट करता है ना, किसी भी चीज का। अब देखिए एनसीईआरटी का किताब का जो एकदम किताब बंद कर दोगे तो कौन सा फोटो आएगा? किताब बंद कर दीजिए, कौन सा फोटो आया? सामने का बंद कर, पिछनेटा बंद को तो नहीं, सामनेटा खोल। ये क्या है? प्लांट का एवोल्यूशन है ना। तो दिस इज द सिग्नेचर ऑफ एनसीईआरटी। और एकदम पीछे का बंद कर दे, पूरा पीछे कर दे, उसमें देख एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो बुझते पेरेছো व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? समझ में आया? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना चाहिए। लेकिन हमेशा आप एनसीईआरटी किताब देखते हो, कभी उसको देखा भी नहीं है आप लोगों ने। देखा है? नहीं, ये लोग नहीं देखे। जब भी ये लोग एनसीईआरटी खोलते हैं तो आंख बंद करके खोलते हैं। तो कोई भी चीज जो सिग्नेचर होता है ना बेटा, तो वो दिया जाता है। कोई भी खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए वो देता है, तो एनसीईआरटी का सिग्नेचर है ये, इसीलिए इसको पढ़ा दिया। अभी बात करेंगे ऑन एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है तो। सो एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में क्या है, देखिए, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑन एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। पहले समझा भी देते हैं, उसके बाद इजी होगा आपको समझने में, नहीं तो कंफ्यूजिंग है। इसमें एनसीईआरटी में एक गलत लिखा हुआ है, और वो गलत जगह से ही क्वेश्चन पूछा है, और एनसीईआरटी में जो लिखा है वही क्वेश्चन में आंसर करना पड़ा, गलत ही आंसर करना है। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ये ऑलरेडी 2020 में ये पूछा गया है। 2020 में 2 एग्जाम हुआ था, 12 सितंबर एंड 14 अक्टूबर। तो ये 14 अक्टूबर वाला पेपर में पूछा गया है। तो देखिए उसमें एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट क्या दिया है, एक ठंडा कुछ কত করা 28 মরে যাবো তো, এত ঠান্ডা তো মরে যাবে লোके, लोग मर जाएगा इतना गर्मी में, ये स्वेटिंग हो रहा है इसका। अब देख एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, हाँ हाँ हाँ, साल कितना चिली पेशेंट है, क्या हुआ? सब इंसेन है, इंसेन। भागो की ठंडा लग रहा है? नहीं ना, अच्छा चलो शुरू करें। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में देखिए 2 साइंटिस्ट का डिस्कशन है, नंबर 1 अर्नस्ट हैकेल एंड नंबर 2 कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ध्यान से सुनिएगा। तो एक है अर्नस्ट हैकेल और दूसरा है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। इन दोनों का नाम है। और एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है
कि कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ अर्न्स्ट हैकेल. कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर डिस्कार्डेड द थ्योरी गिवन बाय अर्न्स्ट हैकेल. ठीक है, लिखा है ना, डिसअप्रूव्ड द हैकेल्स थ्योरी. अब ये एनसीईआरटी में लिखा है कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर डिसअप्रूव्ड हैकेल्स थ्योरी. और यही लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन था, नीट 2020 में आया था, 2020 का सवाल था, ये 14 सेकंड पेपर में आया था, इसीलिए 2 लिख दिया. समझे ना. अब सवाल ये पैदा होता है, एक्चुअली कौन किसको डिस्कार्ड किया था? माय डियर स्टूडेंट, कोई किसी को डिस्कार्ड नहीं किया था एक्चुअली. और ये पढ़ के लग रहा है कि कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर हैकेल के बाद आया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर हैकेल से पहले आया, पहले प्रपोजल दिया, और किसी ने किसी को डिस्कार्ड नहीं किया. ओरिजिनल थ्योरी जो है, नो वन डिस्कार्डेड एनीवन. समझे. अब क्या होता है बेटा, एक्चुअली गेम क्या है थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए. सपोज वी टॉक ऑफ द कॉर्डेट्स. अगर हम लोग कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं, ये कॉर्डेटा में क्या क्या चीजें होना चाहिए? वन इज नोटोकॉर्ड, वन इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, वन इज फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, वन इज फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, राइट, वन इज पोस्ट एनल टेल. यही तो रहना चाहिए. नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नंबर 3 फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, एंड नंबर 4 पोस्ट एनल टेल. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कॉर्डेट है, उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये रहेगा. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कॉर्डेट है, उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये रहेगा. क्लियर. अब कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसका एम्ब्रियोलॉजिक कैरेक्टर, उस ग्रुप का एम्ब्रियोलॉजिक कैरेक्टर वो दिखाएगा. तो इट विल शो द कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग. समझ में आया? एंड दैट कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट इन देयर लाइफ टाइम. कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर का स्टेटमेंट क्या था? जिस ग्रुप से वो ओरिजिनेट किया, उस ग्रुप का जो फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर है, वो उसमें रहेगा जिंदगी भर. दिस पार्ट वॉज इंप्रूव्ड बाय हैकेल बाय सेइंग सभी का जिंदगी भर वो रहता नहीं है. हां, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी का रहता है, लेकिन सभी का जिंदगी भर रहेगा यह जरूरी नहीं है. जैसे इन केस ऑफ पिसेस, एट द बैक ऑफ देयर हेड जो फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट था, दैट एक्चुअली फॉर्म द गिल्स, जो कि जिंदगी भर रहा. लेकिन हम लोगों का नोटोकॉर्ड जिंदगी भर नहीं रहता, दैट कन्वर्ट्स इनटू क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम. नर्व कॉर्ड नहीं रहता, नर्व कॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट नहीं रहता, दैट कन्वर्ट्स इनटू द जीआई ट्रैक्ट. तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में वो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर जिंदगी भर रहेगा. हाँ, देयर आर ऑर्गेनिजम्स इन विच शोज द कैरेक्टर in their lifetime. Example, pieces जिसमें गिल्स है. Am I clear with this? So actually the statement given by Karl Ernst von Baer जो दिया था, von Baer, इनका जो स्टेटमेंट था, he stated the embryonic character of the group, the embryonic character of the group to which the organism belongs will be present in their lifetime. सीधी बात. He said that. और अर्न्स्ट हैकेल ने क्या करा था? अर्न्स्ट हैकेल ने कहा that these embryonic characters definitely embryo में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि everyone will carry that character in their lifetime. So
not all organisms carry the embryonic character of the group in their lifetime. So not all organisms carry the embryonic character of the group in their lifetime. जरूरी नहीं है कि वो कैरी करेगा. Like, for example, pisces have gills. Pisces have gills, so it is a continuation of the pharyngeal gill clefts. वो कैरेक्टर है pisces में. अब सवाल यह पैदा होता है from these two concepts. Ernst Haeckel का जो स्टेटमेंट है, that is the character of the group is called phylogeny, and the character which is present in the individual throughout the lifetime, है ना, from embryo to adult, and the character which are present in the individual, है ना, from embryonic stage to adult in their lifetime. This is called ontogeny. Therefore, he said that ontogeny is a short recapitulation of the phylogeny. Therefore, he said that ontogeny is a short recapitulation of phylogeny. Therefore, he said that ontogeny is a short recapitulation of the phylogeny. Very important. And this is called the recapitulation theory. This is called the recapitulation theory, or the biogenetic law of Haeckel, or the biogenetic law. उससे बच्चों एक और एग्जाम्पल दिखाया जाता है, that is the example of the development of the heart from pisces to mammals. तो इसका और एक एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस, एक तो ये एविडेंस हो गया. Another example is the development of heart from pisces to mammals. उसमें आप देखिएगा, pisces में आप देखिएगा, pisces इसमें क्या 2 चेम्बर्ड है ना, एम्फीबिया 3 चेम्बर्ड, रेप्टिलिया एक्चुअली एनसीईआरटी में 3 चेम्बर्ड लिखा है, incompletely 4 chambered. Actual case is incompletely 4 chambered, except crocodile 4 chambered, except crocodile which is 4 chambered, except crocodile जो कि 4 chambered. अब एविस एंड मैमेलिया ये क्या हो गया 4 chambered. तो ये मजा है कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ये आपके मॉड्यूल का भी एक क्वेश्चन है. सो अगर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग बात करें फ्रॉम 2 चेम्बर्ड टू 4 चेम्बर्ड, दिस एंटायर फेनोमेना इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. समझ में आया? डन हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? फैंटास्टिक. तो एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट, और कुछ नहीं कहना है अपन को. तो बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकेल समझ में आ गया? वेरी गुड.
इसको जरा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विथ अदर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज द एवोल्यूशन व्हिच इज बेस्ड ऑन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करूंगा, वो तो पढ़ना ही है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डन हो गया, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन बेस्ड ऑन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सो वी विल स्पीक ऑफ द एवोल्यूशन बेस्ड ऑन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। इवोल्यूशन बेस्ड ऑन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ठीक, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए ध्यान से। होमोलॉजी इन जनरल, होमोलॉजी इन जनरल, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, दैट मीन्स organs with common ancestry, है ना, और same embryonic origin, right? Organs with same embryonic origin but performing different functions, that is homology. But इस्लामपुर मोबाइल থেকে concentration ছড়া, but performing different functions, है ना। सो ध्यान दीजिएगा, तो होमोलोगस ऑर्गन्स हम लोग किसको कहते हैं? दैट इज जस्टिफाइड बाय होमोलोगस ऑर्गन्स। ये क्या है? दिस इज जस्टिफाइड बाय होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स, so this is justified by the homologous organ. So homologous organs are justified with the same ancestry, that means same embryonic origin but performing different functions. एनसीईआरटी में 130 131 है, तो उसमें वही देखे ना, 114 115 হবে। ठीक है, तो अब जरा देखिए, इस कंडीशन में बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिखेगा। और एनालॉजी माने कि एनालोगस ऑर्गन्स। सो एनालॉजी, इट इज जस्टिफाइड बाय एनालोगस ऑर्गन्स। Justified by analogous organs, that means the organs with different embryonic origin, the organs with different embryonic origin but performing the same functions. The organs with different embryonic origin but performing the same functions, है ना। तो ये है एनालॉजी। अब एनालॉजी का भी कई सारे एग्जांपल्स है, अभी आप इसको रीडिंग पढ़िएगा जिसमें एनालॉजी और होमोलॉजी का एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, একটা কথা আছে, হ্যাঁ চল শুরু কর। এই আরিশ শুরু কর। 130 কি হলো? ভাগ্যলক্ষ্মী, এত হাসি কিসের? কিছু না, হ্যাঁ বলো। ये जो फोटो दाहिने तरफ में है वही तो फोटो है ना, वही फोटो है। 2018 नीट का क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है ये, आप निकाल के देख लीजिएगा। 2018 का क्वेश्चन है ये, बुझली? 2018 क्वेश्चन है एकदम, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, निकाल के देख। वेदर आई एम रॉन्ग और राइट? Who told you I may be wrong? मुझे पता है 2018 में आया था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। কত 18 তো? आरटा একটু आगे बोलेছিলাম डिस्कार्डेड, डिसअप्रूव द थ्योरी, बताया था 2020 का सेकंड पेपर में आया था 14 अक्टूबर, है। चलो
भाग्यलक्ष्मी, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप तो पढ़ाई करते नहीं हो। पढ़ाई इज एन एलियन टर्म फॉर यू, हिब्रू एंड लैटिन। चलिए शुरू करिए। मतलब एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट, सो दे आर होमोलोगस, है ना। दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। दाएं तरफ का जो फोटो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। वेल, बैट, चीता, है ना। चलो, एब्सोल्युटली। तो दैट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, है ना। चलिए, अब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बात किया गया। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर gives rise to divergent evolution, to the type of evolution that is justified by homology. The type of evolution that is justified by homology, the type of evolution justified, ये तो आपको पता ही है, justified by homology, I'm sorry, the type of evolution justified by homology, that is divergent. Why it is divergent? Because same embryonic origin but performing different functions. तो ये फोटोग्राफ आएगा। तो homologous organ justifies divergent evolution, whereas analogous organ justifies क्या? Convergent evolution, because different embryonic origin but perform same functions. देखिए, different embryonic origin but performing same functions, so it's a case of ये की बोले convergent evolution, बोलो। So it justifies convergent evolution. So convergent evolution is justified by analogous organ, whereas homologous organ को justify कौन करेगा? Homologous organ justifies what? That is divergent evolution. Very simple. देख लीजिए, बढ़िए, बोलिए, फिर पढ़िए। डेंजरस आंसर, ये देख के लोगों का दिमाग खराब होता है। वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन, ये पढ़ के लोग निकल जाते हैं, लेकिन किसी को पूछिए कॉमन एंसेस्ट्री कैसे हो गया वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। अगेन, वर्टिब्रेट ब्रेन कैसे? नर्व कॉर्ड से आता है, सो कॉमन एंसेस्ट्री। लेकिन ब्रेन का कॉम्प्लिकेशंस जितना हायर ऑर्गेनिज्म जाएगा उतना ज्यादा होगा, तो कॉमन एंसेस्ट्री है। हार्ट में भी कॉमन एंसेस्ट्री है, अभी आपको दिखाया मैंने, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर, 3.5 चेंबर एंड 4 चेंबर, अभी दिखाया आपको। सो दैट इज ऑल्सो कॉमन एंसेस्ट्री। इसीलिए द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, उसके वजह से सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, दैट इज द रीजन दैट हैज बीन केप्ट अंडर होमोलॉजी। दोस्तों बच्चों, आप बोलोगे वर्टिब्रेट हार्ट और मतलब वर्टिब्रेट हार्ट का फंक्शन अलग करता है? नहीं, इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल वेयर द होमोलोगस एंड दोनों जस्टिफाई करेगा, होमोलॉजी भी करेगा, एनालॉजी भी करेगा। अब सोचिए, आप एक और एग्जांपल लेते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एक सेकंड, एक काम करो, हाँ, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ, क्या नाम है इसका, bats. Wings of birds, 4 limbs are modified into wings in case of birds. Bats का भी तो 4 limbs are modified into wings. समझ में आ गया? लेकिन wings of insects and wings of birds वो अलग, analogous. Wings of insects and wings of bats analogous. समझ में आया? समझ में आया? You cannot justify. आप अगर सोचोगे कि wings of bats muscular है और ये है आपका feather like, तो इसके बेसिस पे डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। ओरिजिन क्या है? 4 limbs are modified into wings. समझ में आया? तो wings of birds and wings of bat is such an example जहां पे homologous भी है, analogous भी है। Similarly, vertebrate heart and brain is such an example जहां पे homology भी justified होगा, analogy भी justified होगा। Got my point? समझ में आ गया? तो vertebrate heart and brain पढ़ के झट से निकलना नहीं है, तो vertebrate heart and brain को समझना है। तो vertebrate heart and brain का अगर embryonic origin आप देखोगे, embryonic origin is same। Vertebrate brain का जो embryonic origin है, that arises from the dorsal hollow nerve cord that is present in case of chordates, उसी से तो brain आया and spinal cord आया। Similar origin with the vertebrate heart, जो mesodermal derived structures है, तो vertebrate heart का भी similar origin। तो किसी भी vertebrate heart का similar origin है, whether you think of the pieces, है ना, amphibia, reptilia, है ना, तो सब avis, mammalia, in all cases। समझ में आ गया? चलिए,
तो बोगनविलिया एंड कुकर बीटा कॉमन एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, दिस डेफिनेटली एनालॉगस, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि बटरफ्लाई मतलब इंसेक्टा, उसका जो विंग है दैट इज मेसोथोरासिक एंड मेटाथोरासिक, है ना, लेकिन ये है कंप्लीटली डिफरेंट, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। चलो एनालॉजी का एग्जाम, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, इसका एग्जांपल सोचिए। आई ऑफ ऑक्टोपस ये भी देखता है, मैमल्स भी देखता है, लेकिन आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में लिखी है उधर, द आई ऑफ ऑक्टोपस माने आई ऑफ मोलस्का हो गया ना, ऑक्टोपस मतलब इट इज बोर्न ऑन अ स्टॉक कॉल्ड ओमाटोफोर। आईज ऑफ ऑक्टोपस आर बोर्न ऑन अ स्टॉक, BORNE, बोर्न, BORNE, बोर्न ऑन अ स्टॉक, STALK, स्टॉक called omatophore. So eye of octopus that is born on a stalk called omatophore, OMMATOPHORE, है ना, तो omatophore हो गया, हाँ, TO omatophore PHORE। तो eye of octopus is always born on a stalk, माने मोलास्का का जो आईज होते हैं वो एक स्टॉक से ऊपर बियर करता है, लेकिन हम लोगों का जो आईज है दैट इज प्रेजेंट इन द सॉकेट। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस है, क्लियर, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, इसीलिए एनालोगस ऑर्गन बोला। फिर बोलो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, तो पेंगुइन हो गया आपका ये, और डॉल्फिन हो गया ये, अलग अलग, पेंगुइन हो गया बर्ड्स एंड डॉल्फिन हो गया ये मैमल्स। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन दोनों एनालोगस भी है, होमोलोगस भी है। फ्लिपर ऑफ फ्लिपर्स कैसे, मॉडिफाइड फोर लिम्स, उससे बनता है, समझे ना, वो भी वैसा एग्जांपल है जहां पे होमोलॉजी एनालॉजी दोनों होगा। समझ में आया, दोनों हेल्पिंग इन स्विमिंग। क्या एग्जाम में एनालॉजी मार्क करोगे? हाँ, एग्जाम में एनालॉजी ही मार्क करोगे उसको, प्रेफरेबली, मतलब मोस्ट प्रोबेबल आंसर में एनालॉजी मार्क करोगे। हो गया, फिर बोलो, एनालॉजी अल्टीमेटली स्टोरेज ऑफ फूड, फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, वो रूट मॉडिफिकेशन हो या स्टेम मॉडिफिकेशन हो, फंक्शन तो स्टोरेज ऑफ फूड ही है, फिनिश्ड, हो गया ना, होमोलोगस एनालॉगस सब। अब नहीं हुआ, और भी चीज है उधर है, पैराग्राफ का कंप्लीट हो गया ना, बस रुक जा, और एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना पड़ेगा, उसमें कई सारे प्लांट एग्जांपल्स है जो कि आप आज मैं शेयर करूंगा, उसको आप रेडी करके एक नोट में लिख के इसी पेज में चिपका देना। समझ में आया? तो मैं आपसे शेयर करता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। কি আছে বল, পরে বলছি, ওটা বায়োকেমিক্যাল এভিডেন্স অফ এভলিউশন, अवश्य कॉमन एंसेस्ट्री। एक जीन मार्स में जाके वही वही प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन और जीन जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन हर जगह पे एक्सप्रेस करके वही कैरेक्टर दिखाए, लेकिन वो जीन वही है क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अब होमोलॉजी मार्क कोड बैठे डेफिनेटली, बिकॉज प्रोटीन का जो जीन है वो होमोलॉजी का ही आंसर है, क्योंकि प्रोटीन का जो जीन है उसी से तो प्रोटीन आ रहा है, तो किसी भी जगह ऑर्गेनिज्म पे वो जीन रहे, प्रोटीन तो वही सिंथेसिस होगा। বুঝতে পারছো না কি বলছি? एक सेकंड वो आपसे शेयर कर दें। वो किसको शेयर करेंगे? अच्छा अच्छा, ये पढ़ लीजिए, शेयर कर दे सबको। ये जो मैंने शेयर करा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
जितने भी एग्जांपल्स मैंने शेयर करा वो सब एग्जांपल निपटा दो तुरंत। जितने भी एग्जांपल्स मैंने शेयर करा, समझे ना? ये आपने पहले शायद नहीं पढ़ा है। इसका एग्जांपल कौन सा, केवल मुझे चाहिए कौन सा होमोलोगस और कौन सा एनालोगस, इसका एग्जांपल चाहिए। वो एग्जांपल लिख के आप इसी पेज में चिपका देना, और ये हर रोज पढ़ना है आपको। समझ में आया? सोमनाथ भुजली की बोल रहा हूं, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, सर पकड़ क्यों लिया? हाँ, इसको पढ़ना है आपको। ज्यादा नहीं है, देख, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है। ये पहले क्यों नहीं पढ़ा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट। बोल जेटा আমি বলবো সেটা করবে। এখনই লিখতে শুরু করেছিস ভাগ্যলক্ষ্মী? তাহলে বাড়িতে গিয়ে ঘুমোবি? হ্যাঁ, তো বাড়িতে গিয়ে করতে বলেছি, এখন টাइम वेस्ट নয়। तो ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में होमोलॉजी और एनालॉजी वाला पार्ट हो गया। उसका नीचे का जो पैराग्राफ है, दैट इज द बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन माय डियर, जिसके बारे में अभी सोमनाथ बोल रहा था, है ना? उसको जरा रीडिंग करिए आशीष। बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, उसको नहीं, पैराग्राफ जहां खत्म हुआ उसके बाद। हाँ, करेक्ट। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में फंक्शन अलग हो सकता है प्रोटीन्स का, लेकिन जीन का जो फंक्शन है वो हमेशा सेम होगा। जीन वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। कि बोल रहा हूं, वो जीन किसी में भी रहे, पीसेस में रहे, एम्फीबिया में रहे, हाँ, जीन्स का प्रेजेंट, प्रोटीन का सोर्स क्या है? जीन्स। तो जीन्स का प्रेजेंट, दैट इज होमोलॉजी। ओरिजिन इज सेम, फ्रॉम द सेम जीन द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ये बोल रहे हैं हम। ठीक है, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए, फ्रॉम द सेम जीन्स द सेम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, देयरफॉर होमोलोगस। It's a biochemical evidence of evolution. From the same genes, same proteins are synthesized. Therefore, homologous. And within bracket, biochemical evidence of evolution. बहुत important है। चलो, समझ में आया? কি পড়ছি আমরা? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा एविडेंसेस बेस्ड ऑन होमोलॉजी एंड एनालॉजी। उससे पहले पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अब बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। समझ में आया? दिस कैन बी बायोकेमिकल एविडेंस, दिस कैन बी बेस्ड ऑन होमोलॉजी एज वेल। समझ में आया? दिस कैन बी बेस्ड ऑन होमोलॉजी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करोगे तो बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ तो। These biochemical similarities, समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। पहले हम लोग होमोलॉजी एनालॉजी जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे तो हम लोग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी पढ़ रहे थे। विंग्स हो गया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। अभी हम लोग प्रोटीन का सिमिलरिटी, जीन्स का सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। इसीलिए इट्स अ होमोलॉजी एज वेल एज इट्स अ केस ऑफ बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। चलो, टू 2020 का क्वेश्चन। ये जो ब्रेड लिखा है ना, दिस इज, लिखो ब्रैकेट में आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ब्रैकेट पे लिखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 2020 नीट का क्वेश्चन, 12 सितंबर वाला पेपर। Anthropogenic evolution is under the influence of nature, which is created by man. It has no relation with nature. Domestication is something different. Domestication is something, कुछ organisms को हम लोग पालते हैं घर में, that is domestication. Domestication is that.
आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज हम लोग अगर करें, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हम लोग म्यूल बनाए और म्यूल को हम लोग डोमेस्टिकेट करा, दैट इज समथिंग एल्स। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্যই জিজ্ঞেস করলো না। তো ফুডের চ্যাপ্টারেও যখন আমরা হাইব্রিডের কথা, হাইব্রিড অর্গানিজমের কথা তৈরি করছি, দুটো পোম্যাটো তৈরি করছি, হোয়াট ইজ দ্যাট? আর্টিফিশিয়াল সিলেকশন, ইজ নট अगेंस्ट ন্যাচারাল সিলেকশন, তাই না? সো আবার उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, दैट इज एन एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। वी आर चेंजिंग द नेचर बेस्ड ऑन द ह्यूमन एफर्ट। ये वो जनरलाइज कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में करा, तो दैट इज नॉट अ जनरलाइज केस, दैट इज अ स्पेसिफिक केस। लेकिन वो अगर उसमें इंफ्लुएंस कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करेगा, और एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया मर जाएगा। तो वो इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म। सिमिलर विथ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हर्ब्स, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट्स। तो इसके बारे में बात, चलो ठीक है। हाँ, अब चलो, ये हो गया, इसका डिस्कशन डन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंथ्रोपोजेनिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसका नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस। तो एविडेंस बहुत सारे हैं, तो उनमें अभी एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? हाँ, की ओ एंथ्रोपोलॉजी काके बोले? व्हिच इज, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, बिहेवियर एंड कल्चर, तीनों। द स्टडी ऑफ ह्यूमन evolution, behavior and culture. The study of human evolution, behavior and culture, इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। समझे भुवनेश्वर? समझ में आया? अब एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलेंगे, शायद वो भी आपने सुना नहीं है पहले। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नॉर्मली तो सबने सुना है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में। ब्लैक कलर्ड मॉथ एंड व्हाइट कलर्ड मॉथ, इसके बारे में तो हर किसी ने सुना है माय डियर। কি হচ্ছে বল, কোনো অসুবিধা হচ্ছে? ইভলিউশন, বিহেভিয়ার এন্ড কালচার, তিনটে জিনিস। ক্লিয়ার? কি আমার হাতের লেখা ছোট? খুব অন্যায় কথা, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है ना? हाँ, खराब है बोल के ही फायदा नहीं, चेंज नहीं कर सकते। হ্যাঁ যাই, আসলে আমার হাতের টানটাতেই না ছোট হয়ে যায়। मेरा जो মানে ये है ना, শোনাতেই যথেষ্ট, শোনার সাথে লেখা তাকালেই হয়ে যায়। বল, তারপর ছবি তো পাঠাই ওই জন্যই। Why do I send the photographs? एक ही कारण के लिए भेजते हैं, ताकि फॉन्ट बाद में लोग देख सके। सबका रीजन है ना? तूने कभी ऑनलाइन मेरे रिकॉर्डिंग देखा? कैसी बातें कर रहा है? अच्छा, यू वॉच, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो फिर नहीं वॉच करेगा तो फिर मिलेंगे 2026। चलो शुरू करें। तो देखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में जब बात हो रहा है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द कंडीशंस ऑफ नेचर दैट इज इन इंग्लैंड, है ना? इंग्लैंड का एक कंडीशन दैट वाज इन इंग्लैंड। तो 1850 तक, 1850 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, और 1850 में, उससे पहले कंडीशंस वर वेरी क्लियर, वातावरण एकदम क्लियर था, और इसीलिए पोल्यूशन नहीं हो रहा था। और पोल्यूशन नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या है? एकदम बैकग्राउंड एकदम व्हाइट था, इसीलिए व्हाइट कलर्ड मॉथ्स कुड मिमिक विद द बैकग्राउंड, एंड द ब्लैक कलर्ड मॉथ्स हैड अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, है ना?
and therefore the black colored moths could be easily spotted by the predators and they would kill the black colored moths. तो मैंने क्या बोला, black colored moth को predator spot कर सकता है due to a contrasting background, क्योंकि background है white, pollution नहीं है, और इसीलिए background वो उसको spot करके उसको मार देता है predator, and therefore the number of black colored moths drastically decreased, but the number of white colored moths increased. Very much in the same way, जब pollution शुरू हुआ due to industrial revolution, तो उसके बाद देखा गया कि इतना ज्यादा ब्लैक कलर्ड सूट मतलब डिपॉजिट होना चालू किया, तो ब्लैक कलर्ड मॉथ का नंबर इंक्रीज होना चालू हुआ, एंड व्हाइट कलर्ड मॉथ हैड अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. अब व्हाइट कलर्ड मॉथ का नंबर डिक्रीज होना चालू हो गया. लेट इन 1920s इट वाज सीन दैट एक्सेस पोल्यूशन को जब कंट्रोल किया गया, देन इट वाज फाउंड दैट द रिवर्स अगेन हैपेंड. तो पोल्यूशन कंट्रोल हुआ, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, तो व्हाइट कलर्ड मॉथ का नंबर इंक्रीज हो गया एंड ब्लैक कलर्ड मॉथ का नंबर डिक्रीज हो गया. सो व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली देयर इज अ शिफ्ट from white color to black color in the number. चले, man created the condition and therefore the shift in the number. तो इसके बारे में 2-3-4 पॉइंट्स हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट डे. लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई भी कंडीशन में आप किसी भी चीज को सब्जेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता. नेचर हमेशा उसको सिलेक्ट, नेचर को हमेशा उसको सिलेक्ट करना है. कोई भी चीज में आप सब्जेक्ट करो, अगर नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा तो फाइनली उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है. यहां से हम लोग एक शब्द का उपयोग किया, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. एम आई क्लियर? ठीक है, so we keep it till here. Next day we will continue the discussion. कल हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें. अच्छा, इसका क्वेश्चंस अभी और एक दिन के बाद इवोल्यूशन का क्वेश्चन मार्क करना, समझे ना? एक दिन के बाद एक ना बोलो क्वेश्चन, न्यूरल क्वेश्चन मैंने नहीं